30 तारीख तक। और आज वो डिस्कशन होना था कि ये क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। वो इत्तेफाक से फ्राइडे से मीटिंग पोस्टपोन करते 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 आज मंडे को ले आए। अभी मंडे को भी क्लियर नहीं है कि जूम पे होगी कि मुझे जाना पड़ेगा सिटी कैंपस नहीं, सॉरी, मेन कैंपस। तो 11 बजे टाइम है, अगर बस करो वो जूम पे हुई तो फिर इंशाल्लाह वी विल हैव थोड़ा सा टॉम की क्लास भी हो जाएगी, वरना फिर टॉम की क्लास मुश्किल है होना आज। तो मैं बता दूंगा आपको, दोबारा बता आज देंगे। जो मेरा इरादा है वो है आपके साथ वो रिवाइज करने का कन्वेक्शन, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डिंग जो है, मेरी आवाज बड़ी हल्की आ रही है तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद मुझे प्री रिकॉर्डिंग अलग से करनी पड़ेगी, मगर नेवरदलेस 3-4 लेक्चर्स तो हो गए। एक कैंप्स का हो गया है और 2 रेडिएशन के हो गए। आज इंशाल्लाह फिर कन्वेक्शन भी हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा। रमजान का टाइम जो है वो 8:30 से इन्होंने कर दिया है, क्योंकि 8:20 था शायद मेरे ख्याल से। जी सर। एग्जाम्स के बारे में क्या बता रहे थे? इन्होंने सेशन के टाइम जो है सर एग्जाम्स के बारे में क्या बता रहे थे आप? 8:20 से 9:20 तक का हुआ। एग्जाम्स सर, एग्जाम्स। सॉरी यार, आवाज नहीं आई सही, बोलो क्या सर, एग्जाम्स के बारे में क्या बता रहे हैं? बोलो। एग्जाम्स के बारे में जो मीटिंग है ना वो फ्राइडे को पोस्टपोन होते होते आज होगी मंडे को। सही है सर, ठीक है, थैंक यू। आज आज 11 बजे उन्होंने सेट किया टाइम। जो उसमें डिसीजन होंगे वो तुम्हारे तक कम्युनिकेट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं तो तुम्हें थोड़ा सा वहाँ बता दूंगा कि वहाँ डिस्कशन और क्या हुआ, मगर ऑफिशियली जो डायरेक्टर कॉलेज के बताएंगे ना, जी सर, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, दूसरे जो तुम्हें उन्होंने कराया था कॉम्प्लेक्स हीटिंग प्रॉब्लम एफटीएस का, उसका क्या हो रहा है? सर उसमें इशू ये आ रहा उसमें है सर कि काम कर रहे हैं हम। सर उसमें एक इशू भी आ रहा है। उसमें इशू ये आ रहा है कि हमारे पास मेरे पास जो सॉलिड वर्क्स है ना सर 2019, उसमें मैंने अच्छा मॉडल बना लिया है। मॉडल के साथ साथ मैंने मतलब कि सब कुछ बना दिया, लेकिन जब सिमुलेशन करने जा रहा हूँ तो उसमें एक फीचर है थर्मल का, वो डिसेबल हुआ हुआ है, वो सॉफ्टवेयर में हाँ, इनेबल नहीं हो रहा। तो उस चीज को ट्रबल शूट कर रहे हैं सर। अच्छा चलो कर लो, अगर नहीं होता है तो जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से सबमिट कर देना, जो डेट आएगी उसकी। आई डोंट नो, उन्होंने डेट तो दी होगी तुम्हें। जी सर, 30th दी हुई है। सर 30 तारीख दी है सर। 30th है, 30th तक जो होता है कर लो, नहीं तो जैसा भी है सबमिट कर देना, क्योंकि इनेबलिंग का मसला हो सकता है कोई कह रहा हो। आदम अशरफ इज आल्सो हियर। आदम इज नॉट अटेंडिंग टॉम, विल जी? आदम मेरे ख्याल टॉम में नहीं है। चलो ओके, तो देन वी कैन नहीं नाउ सर, वी उसके हैव पास 1 उसका 2 टॉम 3 नहीं है। 4 टॉम नहीं है, हाँ सही है। अच्छा, ये गायब ही हो गई बिल्कुल, संबल संबल शेरनी। पहले तो वो लैब हो रहा था बिल्कुल ही, आई डोंट नो कौन सा लैब हो गया। जो उनके करीब हो तो उनको बताए, ठीक है। ओके, सो वी कैन देन स्टार्ट विद कन्वेक्शन। तो इसमें कन्वेक्शन के अंदर ये न्यूटन का लॉ कहलाता है, और ये दुनिया का दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशंस टू टू रियली अप्रिशिएट, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल इक्वेशन। मगर इसकी जो स्ट्रेंथ है, सारी पावर जो है इसकी, वो एच में है। इनफैक्ट पूरी कन्वेक्शन को वन कैन से कन्वेक्शन इज बेसिकली हाउ टू फाइंड एच। कन्वेक्शन कुड बी गिवन अनदर नेम, और वो ये है कि हाउ टू फाइंड एच, ठीक है ना। अब एच जो है लोकल भी होता है, एवरेज भी होता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। इट्स कॉल्ड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इट्स लोकल वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव a plate
प्लेट की फर्स्ट करें लेंथ है 1 मीटर. Now you might be interested in finding out the heat transfer from the whole plate. In that case, you need to have a simple equation. जो यहाँ लिखा हुआ है, temperature of the surface, temperature of the fluid, which is really unaffected by the plate. Infinity का मतलब ये होता है it's far away from the plate. Now, as soon as you approach the plate, you will obviously have a zone of influence of the plate if the plate is at a different temperature. Similarly, you will have a velocity effect as well. So you will have in fact two boundary layers found on this, depending on the Prandtl number, which we studied some time back. So you will have the two type of layers, but basically, if you want to find out Q, all you need to know is H, ds mass T infinity. And if you want to find out the heat transfer at a certain small area here, so then you have dq H A ts minus T infinity, H dA ts minus T infinity. और ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कभी कभी इसको ऐसे बार लगा देते हैं और कभी कभी जो बार लगाते हैं इसका एवरेज होता है. Sometimes you don't put a bar, but everybody knows that if you're talking of A, you're talking of a bar. Units दोनों के एक ही होते हैं, watt per meter square Kelvin, whether it's local or average, it doesn't matter. अच्छा, अब इसमें होता क्या है? Let me go a bit ahead. एक टेबल दिया हुआ है इसमें, ये टेबल. This is typical values of H. I don't know इसकी heading क्या है, but it says typical values of H क्या है. तो typical values of H में आपको बहुत बड़ा margin नजर आता है. For example, if you decide that you are going to have a radiator, car radiator build, you will have to think in terms of this and this. Your car radiator has two fluids. एक air है जो radiator के cross flow करती है और एक liquid है जो पानी उसके अंदर flow करता है tubes के अंदर. So they will have two different coefficients. Now which coefficient to choose? 50 and 20,000 is a huge margin. है ही नहीं. 1:400 का फर्क है. So 1:400 4,000 है. 4,000 1:4,000 का फर्क है. यहाँ फर्क है 1:10 का. So that very big margin of variation. इसका मतलब ये है कि you can hardly pick up a value from this table. So somebody will turn out and ask you कि आपने कैसे टेबल देने की जरूरत ही क्या है? So in fact, many books don't give this table. They prefer not to quote any value of H at all. और जो हम पढ़ते थे एमडी में पढ़ाता था मैं, तो उसमें एक किताब थी जिसने अपने 4 एडिशन 4th एडिशन तक तो दिया ये टेबल, मगर 5th एडिशन से उसने फिर टेबल गायब कर दिया. टेबल की जगह एक्चुअल सिचुएशन बताता था. फ्लो इनसाइड ट्यूब विद वाटर फ्लोइंग इनसाइड, H is so much. इस तरह से उसने दिया हुआ. मगर टेबल बहरहाल बुक्स रिटेन भी करती. सवाल इसके इससे नहीं कंफ्यूज हुई, बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे. केल्विन लिखें, सेल्सियस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस, द सेम थिंग. तो टेबल देने की वजह जो है ये आपको जनरल आइडिया देना है. एंड व्हाट इज द जनरल आइडिया? मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, जनरल आइडिया में आई आस्क यू a simple question: free convection, forced convection, which is more effective? So you can see from this table, यार free convection में जो gases हैं वो 2:25 ही हैं, जबकि forced convection में 25:250 है. इसका मतलब है forced convection has to be more intense, more effective when it comes to transferring heat. नहीं. इसी तरह से I can talk about liquids and gases. आप फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड और फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस को आप कंपेयर कर लें यहाँ बैठे बैठे, तो यू विल फाइंड द फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड और गैसेस में गैसेस बहुत पीछे हैं, लिक्विड बहुत आगे. इनफैक्ट ये रीजन बनता है कि अगर आप कार रेडिएटर को देखें तो कार रेडिएटर में 2 फ्लूइड्स होते हैं.
एक फ्लूइड वाटर है जो ट्यूब्स के अंदर होता है, ठीक है। एक फ्लूइड एयर है जो इसके ऊपर से फ्लो करती है। अब एयर साइड का कोफिशिएंट जो है बहुत छोटा होता है, जबकि वाटर साइड का कोफिशिएंट जो है काफी बड़ा होता है। तो लिहाजा एयर साइड मींस सम सॉर्ट ऑफ, एयर साइड इज व्हाट दे कॉल हैंडीकैप। एयर साइड इज ए डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज दूर कैसे किया जाता है? बाय पुटिंग अप फिन्स। इनफैक्ट जहाँ भी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन होता है, एंड you have gas side is always finned, sometimes very heavily finned, ठीक है ना। तो ये टेबल इस तरह से आपको जेनरिक ओवरऑल पिक्चर देता है। दिस इज आल्सो टेल्स यू कि जब बॉइलिंग कंडेंसेशन होती है उसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा होते हैं, ये प्रॉब्ली देयर इज नो कंसीक्वेंस, ठीक है। तो ये चीज को देखने से वापस इधर आ जाते हैं तो पता ही चलता है कि व्हेन इट कम्स टू एज, एज डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स एंड एट लीस्ट 6-7 properties, at least 6 properties are involved. At least कह रहा हूँ ना, इसका मतलब it can be more than 6. So it all depends कि आप कौन सी convection study कर रहे हैं, किस तरह की convection कर रहे हैं, है ना। तो you find कि इसके अंदर you end up with a very large number of variables. अब very large number of variables को जब study करना पड़ता है तो उसमें एक पूरा वो है regimen, वो कराता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये हर पूरे फिनोमेना को ये वेरिएबल से स्टडी नहीं करते, इंडिविजुअल वेरिएबल से, बल्कि वेरिएबल्स को डिवाइड कर लेते हैं नंबर्स में। तो बेसिकली नंबर्स जैसे कि रेनॉल्ड नंबर है, नसल नंबर है, प्रांडल नंबर है, ग्रेसॉफ नंबर है। फिर आप में से कुछ लोगों ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए। रेले नंबर का भी जिक्र आ गया, उनसे पूछा मैंने, बताओ यार रेले नंबर है क्या, मुझे तो पता नहीं, वो बताएंगे मुझे, अभी तक तो कोई सिंगल जवाब नहीं आया, ठीक है। मगर देयर आर हंड्रेड ऑफ सच डायमेंशनलेस नंबर्स व्हिच असिस्ट हेल्प यू टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पिक्चर। अच्छा, ये जो इसमें एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर बाउंड लेयर वाली, इसमें इन्होंने आपको पहले नीचे पिक्चर दी हुई है, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन बताया है, जो बड़ा ऑब्वियस है समझना कि फोर्स कन्वेक्शन इट इज द फैन व्हिच ड्राइव्स एवरीथिंग, एंड इन द फ्री कन्वेक्शन इट्स द सरफेस itself which heats the air around it and creates buoyant effect. And buoyant effects, density difference creates a flow pattern, ठीक है। और नेचुरल कन्वेक्शन जो है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बड़े बड़े बॉयलर्स जो बने होते हैं दुनिया में, दे मोस्ट ऑफ देम act on natural convection. They don't have any fan assisting the flow of water inside the boiler. So natural convection is a pretty authentic phenomenon. अच्छा, ये जो पिक्चर बनी हुई है, दिस पिक्चर इज एक्चुअली डिसेप्टिव। इसमें वेलोसिटी की वेरिएशन दी हुई है और टेम्परेचर की वेरिएशन दी हुई है, बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ showing the boundary layer growth or the velocity development. It is much easier to look at this from a different point of view. अगर आप ये ले लें इस तरह की एक पिक्चर, एक प्लेट ले लें, सॉरी एक प्लेट ले लें, प्लेट वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो है, इट इज स्टैग्नेंट। टेम्परेचर इसका Ts ले लें और इमेजिन करें कि यहाँ से एक फ्लूइड आ रहा है, इसके ऊपर से गुजरेगा प्लेट के ऊपर से, जिसका वेलोसिटी v है और इसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है, और यहाँ एज्यूम कर लें कि Ts इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी। उल्टा एज्यूम करें, Ts इज ग्रेटर देन T, तो होगा ये कि जब प्लेट के ऊपर से फ्लूइड गुजरेगा तो पहले अगर वेलोसिटी वाली चीज को देखें तो चूंकि फ्लूइड वेलोसिटी जीरो पे है, प्लेट वेलोसिटी जीरो पे है, और एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं विस्कोसिटी, viscosity will try to do what? Viscosity will try to stop everything over it. अच्छा, obviously
It cannot stop the whole fluid. The fluid has got a lot of inertia. तो fluid move करता रहेगा inertia की वजह से. But होगा ये कि movement तो होगा, but movement will slow down. The velocity of the fluid moving over the surface will slow down. In fact, if you begin here, the velocity here will be equal to 0. उसके ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे velocity बढ़ती जाएगी. एक पॉइंट आएगा जहां तकरीबन ये v के बराबर हो जाएगा. जस्ट फॉर डिमार्केशन, जैसे आपने मैप पे दिखाते हैं ना इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर गुजर रहा है, तो एक्चुअली अगर आप इक्वेटर से पास करेंगे तो वहां की लाइन जमीन के कुर्रे पे कोई लाइन तो खींची हुई है, मगर यहाँ भी ये इस तरह का एक 99% ऑफ v ले लेते हैं. इट कैन बी 99.5%, बट काफी हाई लेते हैं, 1 के करीब ही लेते हैं. जब इंटीग्रेट करते हैं तो भूल जाते हैं कि 99 का करना है. ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर का जो एरिया है ये अनइफेक्टेड एरिया है फ्लो का, तो दिस इज नोन एज फ्री स्ट्रीम. ये नीचे वाला एरिया दिस इज नोन एज बाउंड्री लेयर. और इसको ये बताने के लिए ये बाउंड्री लेयर जो है उसकी है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, उसका नाम होता है मोमेंटम बाउंड्री लेयर. वेलोसिटी गिव्स राइज टू मोमेंटम. ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ भी बाउंड्री लेयर बनेगी, मतलब कम डिस्टेंस पे बनेगी. यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरह बनेगी. इन सारी लाइनों को जोड़ दें तो आपके पास एक बाउंड्री लेयर की पूरा एक रीजन आ जाता है. अच्छा, बाउंड्री लेयर और फ्री स्ट्रीम में एक जो बुनियादी फर्क है वो है टेंजेंशियल फोर्सेस का. जब दो फ्लूइड्स की लेयर आपस में मूव करती है ना एक ही वेलोसिटी से, तो उनके दरमियान कोई स्ट्रेस नहीं होता, नो स्ट्रेस. जब एक फ्लूइड तेज मूव कर रहा है और एक छोटा मूव कर रहा हो तो ये पुल करने की कोशिश करता है जो ऊपर मूव कर रहा है नीचे वाले को, तो उसकी वजह से यहाँ एक shear force पैदा होता है जिसको पुल करता है. That shear force is of course basically domain of fluid mechanics, मगर उसको करते क्या है कि आप उसको shear force को लिखते हैं shear stress is equal to mu du by dy. ये जो मुझे याद पड़ता है, this is the first equation of engineering which I learned in second year engineering. जब मैं 1969 में सेकंड ईयर में गया था, तो ये tau is equal to mu du dy. इसका मतलब होता है shear stress is proportional to shear strain rate, not strain rate. अब ये strain rate कैसे हो गया u by y? तो अगर आप इसको देखें तो u is velocity in meters per second और नीचे जो है y dy that is in meters. तो इसको आप लिखते हैं meters per second. Now meters per meter means strain and per second means strain rate. Solids में होता है stress is proportional to strain, है ना, और liquids में होता है, fluids में होता है stress is proportional to strain rate. मगर stress जो है tangential होना चाहिए, tangential stress. सर एक क्वेश्चन है. हाँ पूछो. सर यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है v1 और जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है जिसको u ऑफ इंफिनिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, u इंफिनिटी हो या v हो एक ही बात है. ठीक है, सिंबल का फर्क है. अब मैंने यहाँ v लिख दिया, स्ट्रिक्टली t इंफिनिटी था तो u इंफिनिटी लिखना चाहिए था. अगर u इंफिनिटी लिखूंगा तो दिस विल बिकम 99% ऑफ u इंफिनिटी. ठीक है, तो सब बुक में भी क्योंकि दोनों यूज हुई नहीं है इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन थी. नहीं, फर्क नहीं है. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये फ्लूइड की डेफिनेशन भी आ जाती है, इसके अंदर कवर हो जाती है कि जब आप ऐसे लिखते हैं ना इसको, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ लिखते हैं, आप सॉलिड्स के लिए लिखते हैं shear stress is proportional to shear strain सॉलिड्स के लिए. और फ्लूइड्स के लिए क्या लिखते हैं? shear stress is proportional to strain rate. इसका मतलब है स्ट्रेन तो होना ही होना है. जैसे वो रोमियो जूलियट की कहानी है ना
कि रोमियो जो है वो जूलियट को देखता था तो फिर वो अपने हवास में नहीं रहता था। तो स्ट्रेस जो है, शेयर स्ट्रेस, इट हैज टू हैपन, ये फ्लूइड्स की किस्मत में लिखा हुआ है। मगर हाँ, मुख्तलिफ फ्लूइड्स मुख्तलिफ रेट पे शेयर करते हैं, कुछ बहुत तेजी से शेयर करते हैं, कुछ स्लो शेयर करते हैं, है ना। तो तेजी का शेयर और स्लो शेयर का मतलब जो है उसको आप यूं समझें फ्लो, जैसे पानी है फ्लोस much more easily than compared to honey. Honey would require a bit more effort to make it flow, है या नहीं। अगर आप जैसे वो बनाते हैं ना घरों में, वो बनाते हैं हलीम, तो हलीम जब शुरू में होता है तो उसको घोटना आसान होता है, मगर जैसे जैसे वो अपना बढ़ता जाता है ना, उसके अंदर वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स आपस में मैश होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसको हिलाना चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज रियली व्हाट यू कॉल shear stress. You require a lot of force to move it. तो shear strain जो है वो चेंज हो रहा है, वहाँ स्ट्रेन रेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली बुनियादी पिक्चर है। और इस पिक्चर के अंदर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो रहेगी कि आपने यहाँ से बाउंड्री लेयर बनाई, तो ये बाउंड्री लेयर बनी इसकी, मैं यू इन्फिनिटी कर देता हूँ कभी, ये बन गए मोमेंटम बाउंड्री लेयर। और इसकी थिकनेस को कन्वेंशनली ऐसे दिखाते हैं डेल्टा करके, मगर टेम्परेचर भी तो है ना इसका, तो टेम्परेचर डिफरेंट है, तो टेम्परेचर की भी बाउंड्री लेयर बनेगी। तो टेम्परेचर की बाउंड्री लेयर हो सकता है यहाँ पर, इसको कहते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर। तो थर्मल बाउंड्री लेयर और मोमेंटम बाउंड्री लेयर दोनों बनती है। ये पिक्चर भी दिखानी चाहिए हमेशा जब दोनों बाउंड्री लेयर्स को दिखाना हो। इसकी तीन सूरत हाल हो सकती है, एक ये कि डेल्टा थर्मल ऊपर है, डेल्टा नीचे, एक ये जिसमें डेल्टा थर्मल, डेल्टा यहाँ है, डेल्टा थर्मल ऊपर है, और तीसरी पिक्चर जिसमें दोनों तकरीबन बराबर है। बराबर एक्चुअली किसी फ्लूइड के होते नहीं है, एयर नियरेस्ट आती है इसके, गैसेस आती है इसके नियर, ठीक है। तो ये तीन पिक्चर्स हो जाती हैं। एंड यू वुड आल्सो रिमेंबर कि इसमें प्रांड्टल नंबर का रोल भी होता है, इसमें प्रांड्टल नंबर इज मच लेस देन 1, इसमें प्रांड्टल नंबर इज ग्रेटर देन 1, और इसमें प्रांड्टल नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो ये आपको इंडिकेट कर देता है खुद ही खुद कि बाउंड्री लेयर की क्या सूरत है होगी। और अगर आप यहाँ से लेके प्रोब लेके चलें और आप टेम्परेचर भी मेजर करें, वेलोसिटी मेजर करें, तो यहाँ टेम्परेचर TS है, उसके बाद ये टेम्परेचर जो है घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटते 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 ये जब इधर आ जाएगा, इसका टेम्परेचर TS हो जाएगा, T इंफिनिटी। उसके बाद फिर T इंफिनिटी ही रहेगा, जबकि वेलोसिटी जो है वो यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ आके U इंफिनिटी होगी, फिर U इंफिनिटी रहेगी। तो ये दोनों पिक्चर्स जो है बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बाउंड्री लेयर इसके और भी होती है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल इस एयर के अंदर फर्स्ट कर लें वो है आयोडीन, है ना, और यहाँ आपने एक ऐसी सरफेस बनाई हुई है जो आयोडीन एब्जॉर्ब करती है, तो फिर एक आयोडीन की भी कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर बनेगी। ये तीन बाउंड्री लेयर मिलके पूरी एक तरह से पिक्चर कंप्लीट करती है। मगर हम कंसंट्रेशन वाले एरिया में नहीं गए, वी हैव नॉट गॉन इनटू मास ट्रांसफर एज सच, मगर ये है कि दैट इज देयर। तो ये पिक्चर जो है दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसका आप वो ले सकते हैं अगर आप चाहें स्नैपशॉट, ठीक है ना। ऊपर वाली पिक्चर बना के यू कैन ऑलवेज मेक दीस थ्री पिक्चर्स एंड यू कैन फॉरगेट अबाउट आयोडीन एंड दिस विल कंप्लीट द थिंग, ठीक है। डन, सो आई एम रिमूविंग इट नाउ। तो ये वाली पिक्चर जो है ये सही तो है, बट दिस इज नॉट रियली, दिस डजंट गिव यू क्वाइट द आइडिया, क्योंकि इसमें दोनों को अलग अलग दिखाया हुआ है इन्होंने। और इसमें इन्होंने ये भी किया है कि इन्होंने ये जैसे टेम्परेचर की बाउंड्री ले रहे हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर प्लॉट करना है ना, ये टेम्परेचर कम है तो ये इधर आएगा। इनफैक्ट अगर मैं इसको टेम्परेचर प्लॉट करता है ना अपने इसमें, हमने कहा था TS ज्यादा है, तो बाउंड्री लेयर वेलोसिटी की तो हमेशा ऐसे ही बाहर को निकलती है, मगर टेम्परेचर के अंदर भी जा सकती है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ मिरर इमेज की तरह से हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल।
अच्छा उसके बाद फिर ये हो गया, तो ये आपका वो डेफिनेशन आ गई उसकी। ये कुछ कट आ गया, बट देयर इज अ थिन स्टेशनरी फ्लूइड लेयर एट द सरफेस नो स्टिफ कंडीशन और व्हिच heat has to conduct and then dissipate due to fluid motion। ठीक है, तो जो कंडक्शन वाला एलिमेंट है, जो वो उसमें पिक्चर जो आपको दी थी एग्जाम में, वो थोड़ी पिक्चर ने कंफ्यूज किया। उसमें दो प्लेटें एक जगह बनी थी, हालांकि प्लेट्स का कोई रोल था नहीं, प्लेट्स का कोई रोल नहीं था, सारा कन्वेक्शन का रोल था। एक में फोर्स कन्वेक्शन था, एक में फ्री कन्वेक्शन था, और एक में कोई कन्वेक्शन नहीं था। आप में से कुछ अक्लमंद लोगों ने राइटली सो रेडिएशन को भी पॉइंट आउट किया था। तो जब भी किसी सरफेस से हीट ट्रांसफर होता है, खासतौर से जहाँ कन्वेक्शन होता है, वहाँ कन्वेक्शन के अलावा रेडिएशन के चांसेस हमेशा होते हैं, मगर आमतौर से रेडिएशन इतना छोटा होता है कि आमतौर से तो उसको क्यू के अंदर एच के अंदर ही मर्ज कर देते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तो फिर आपको रेडिएशन अलग निकालना पड़ेगा। तो देन तो अब आपको ये अंदाजा हो गया है रेडिएशन पढ़ने के बाद कि उसके तो इक्वेशन ही बड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, वो तो फोर्थ पावर टेम्परेचर और केल्विन वगैरह पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मगर ये जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है ना, ये डी क्यू बताया उन्होंने, ये फिजिक्स है। फिजिक्स ये कह रही है कि यहाँ से अगर एक लेयर स्टेशनरी है तो उसमें तो लाजमी कंडक्शन होगा, तो ये कंडक्शन के वे में लिखा हुआ है के एफ डी ए डी टी बाई डी वाई। ठीक है, और फिर आपने कहा डेफिनेशन हम जो है इतनी कॉम्प्लेक्स तो दे नहीं सकते, तो डेफिनेशन एच की फॉर्म में दे दी उन्होंने, एच डी ए टी एस माइनस टी। अच्छा, अब इसमें आप जो नोट करें वो एफ नोट करें, एफ ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जो सॉलिड है पीछे, उसका रोल इसमें नहीं है कन्वेक्शन में। इसके अंदर जो फ्लूइड यहाँ स्टेशनरी है ना इसके ऊपर, उसका रोल है। इसका मतलब ये है कि इफ द वाटर फ्लोज ओवर स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, एनीथिंग, इसका कोई रोल नहीं है। सॉलिड सरफेस का कोई रोल नहीं है कन्वेक्शन में। हाँ, कंडक्शन के अंदर रोल है, बशर्ते आप कंडक्शन के अंदर जा रहे हैं, और उसके लिए एक नंबर होता है जिसे कहते हैं बियो नंबर। और बियो नंबर जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है, यानी यूं समझ लें नस्ल नंबर होता है, ये लिखा हुआ ना एच, लिखा हुआ है नहीं, लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं, एच एल अपॉन के एफ, और बियो नंबर होता है एच एल अपॉन के एस। सॉलिड बिल्कुल एक से नंबर होते हैं। वो हमारी एक शायरा थी ना, क्या नाम था उनका, बेचारी का इंतकाल हो गया, बहुत फेमस शायरा थी, उन्होंने एक शेर भी कहा था कि बात खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो वो ये समझ लो कि आदमी साहिल पे खड़ा हुआ है, एक जमीन की तरफ देख रहा है, एक समंदर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जमीन की तरफ देखें आप, सॉलिड की तरफ देखें तो बियो नंबर की बात हो रही है, और अगर फ्लूइड की तरफ देखें तो आपकी बात जो है वो नस्ल नंबर की। तो हम तो बियो नंबर नहीं पढ़ेंगे, नस्ल नंबर पे फोकस करेंगे। तो इससे आपका ये दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो डी ए से कट जाता है, इसको आप ऐसे लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसको फिर क्या करते हैं, इसको इसको जरा सा चेंज करके, यानी इसी के अंदर एल ऐड करके इसको नस्ल नंबर बना देते हैं, तो ये आपका नस्ल नंबर बन जाता है। और नस्ल नंबर जो है थोड़ा सा उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है, ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, आई थिंक विल कम बैक अगेन है। वी हैव माशाल्लाह 9 पार्टिसिपेंट्स, सो वी एक्सपेक्ट कि 9 के 9 वापस आ जाएंगे। तो नस्ल नंबर जो है वो बेसिकली एक तरह का वो है, छुपा हुआ एच है, एच का है। एक और नंबर इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है स्टैंडर्ड नंबर, उसमें भी एच छुपा हुआ होता है। स्टैंडर्ड नंबर होता है एच यू इंफिनिटी सी पी, आई थिंक यही होता है, मुझे याद नहीं, एल भी होता है नहीं होता, ऐसे ही होता है। बेसिकली नस्ल नंबर, रैंडम नंबर और प्रांडल नंबर को तीनों को कंबाइन कर देना इस तरह से, तो ये फिर एक नंबर बन जाता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नंबर। तो बहरहाल नस्ल नंबर तक तो आप याद रखें, एच एल अपॉन के। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर जो था वो फिर क्लासिफिकेशन फ्लूइड्स पे आ गया। बेसिकली यहाँ रैंडम नंबर की इंट्रोडक्शन है। तो टॉ की ये इक्वेशन तो मैंने आपको लिख के बता दिया है। अब इसको लिखने के कई तरीके हैं।
एक तरीका ये है, ठीक है ना, एक तरीका ये होता है। बल्कि इसको ऐसा करते हैं, रो को यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक रो यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं। ये क्या बन गया, रो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी बनी। रो इज mass upon velocity, sorry, mass upon volume, और u से मल्टीप्लाई होके मास क्या बन जाता है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, और किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं उसके, वो बन जाता है मोमेंटम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक तरह से मोमेंटम की कॉन्सेंट्रेशन है जो आपको डिफ्यूजन पैदा कर रही है। जैसे आप इंक डालते हैं ना, पानी का बीकर हो आपके पास, और उसमें एक ड्रॉपलेट इंक डालते हैं तो इंक फैलनी शुरू हो जाती है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेशन की फैला हुआ है, यहाँ मोमेंटम का फैला हुआ है। तो बेसिकली वेलोसिटी जो बाउंड्री लेयर बनती है वो इसकी वजह से बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोस हैं, बहुत तरह के होते हैं, प्लेट के ऊपर है, पाइप के अंदर है, पाइप के बाहर है, जेट इम्पिनमेंट है। जेट इम्पिनमेंट को शायद लास्ट टाइम आपने पूछा भी था, यहाँ से जेट स्ट्राइक करता है, फिर ऐसे करके उसके डोर से बनते हैं। मेरा जो पीएचडी थीसिस था वो इसी पे था, जेट इम्पिनमेंट के ऊपर, सारा जेट इम्पिनमेंट। सवाल इसकी कि मेरा जो फ्लो था वो सीधा सीधा नहीं आता था, वो थोड़ा घूमता हुआ आता था, शोल्ड करते थे उसको, शोल्ड करके उसको स्ट्राइक करता था, तो ये ऐसे करता था। तो ये जनाब बेसिक पिक्चर है। उसके बाद कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल तो बहुत ज्यादा डिफाइन हो चुका है आपकी क्लास में। सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन उसमें ये था, और पूरा जो हमने कन्वर्जन डाइवर्जन नॉर्मल पढ़ी थी वो इसी बुनियाद पे पढ़ी थी, है? ये पूरी की पूरी नॉलेज में, जबकि ये वेंचुरी है, एक ही शेप है, इसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, इसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज ही करती चली जाती है। तो ये हमने काफी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लो एंड नोजल्स के ऊपर। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाती है, एंड यू हैव सिंपल रिलेशनशिप a1 v1 is equal to a2 v, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट विस्कोमीटर्स हैं दो। तो एक तो बड़ा सिंपल सा विस्कोमीटर है जिसे कहते हैं किनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर करता है, यानी म्यू और रो का कॉम्बिनेशन को मेजर करता है। जबकि ये वाला जो है ये घोटने वाला है, हलीम को घोट रहे हैं आप, जितना हार्ड फ्लूइड होगा ना उतना ही रो लगाना पड़ेगा आपको, टॉर्क उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। जितना विस्कस फ्लूइड होगा ना, यहाँ जितना विस्कस होगा उतना ही रोटेशन में आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर इट मेजर डायरेक्टली म्यू, और ये जो है ये न्यू मेजर करता है, दोनों को कंबाइन करता है, और ये मेजर करता है टाइम में। जो बॉल को टाइम लगता है ना यहाँ से यहाँ जाने में, वो नोट कर लिया जाता है, और वो इन दोनों का इंडिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा कॉमन है किनेमैटिक विस्कोसिटी मेजर करना। और इसके अंदर जो होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, अमेरिकानों को सेबॉल्ट होता है, सेबॉल्ट, जबकि अंग्रेज जो है रेडवुड पे लगे रहते हैं, तो रेडवुड यूनिट्स हैं। जर्मन्स का भी होता है, वो एंगलर कहलाता है। तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मगर ये सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। एक किस्म का एक्सपेरिमेंटल वो होता है रिजल्ट, उसको आप कहते हैं कि अच्छा अगर 10 सेकंड आया था तो उसकी इतनी विस्कोसिटी, और 20 सेकंड आया था तो उसकी इतनी विस्कोसिटी। लीनियर स्केल नहीं होता, मगर ये कि रिजल्ट निकल आता है, ठीक है। ओके, आई थिंक इसका जवाब तो मेरे ख्याल सवाल पूछा था मैंने आपसे, तो मोस्ट ऑफ यू गिव मी राइट आंसर। इसमें इशू यही है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो फ्लो इज हाईली डिस्टर्ब्ड, इसमें फ्लो इज वेरी ऑर्डर्ड, और जो प्रोटोकॉल है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल प्रोटोकॉल है, जबकि इसके अंदर देयर इज नो मॉलिक्यूलर प्रोटोकॉल। यहाँ तो पूरा एक मिक्सचर हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, ठीक है ना।
ओके, ये पिक्चर तो इसमें इशू नहीं, सवाल इसके कि आपको लेमिनार ट्रांजिशन और टर्बुलेंट निकालना होता है तो उसके लिए एक नंबर एक क्राइटेरिया होता है, बहुत ही जेनेरिक किस्म का क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक नहीं है इतना, मगर नेवरदलेस इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को डिवाइड करें तो आपके पास ये BLC अपॉन न्यू, रो VLC अपॉन न्यू या रो VD अपॉन न्यू अगर पाइप फ्लो हो तो उसके हिसाब से नंबर निकल आते हैं। और इनकी वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज लिटरली वो होती हैं ऑब्जर्व वैल्यू पे डिपेंड करती है कि 300,000 से कम है तो फ्लो लेमिनार है, 500,000 से ज्यादा है तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट। ठीक है, पाइप्स क्योंकि आपका स्टाइल कैलकुलेशन का बदल गया, डायमीटर ले आप एल तो इसमें लेंथ होती है जिस लेंथ तक जाए आप, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ हियर, यहाँ तक रेनॉल्ड नंबर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, मगर ऑब्वियसली यहाँ तक लेमिनार है तो पीछे सब लेमिनार है, यहाँ टर्बुलेंट है तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं पीछे लेमिनार से टर्बुलेंट ट्रांजिशन हुई है। और ये जो है 2100 की वैल्यू पाइप में दी जाती है, मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि 1700 से 2600 तक की वैल्यूज पढ़ी है मैंने, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, टाइप चाहिए टाइप ऑफ पाइप, अगर बहुत ही वो हो ना स्टेनलेस स्टील वगैरह के पाइप बहुत ही फाइन, अगर आपने देखी हो एल्यूमिनियम ट्यूबिंग देखी हो जो जहाजों में इस्तेमाल होती है न्यूमेटिक्स वगैरह में, तो वो बहुत ही 2600 उसके लिए बड़े आराम से हो जाता है। और अगर सिविल इंजीनियर्स के पाइप हों कास्ट आयरन के तो 1700 पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहरहाल ये एक किस्म का फिगर है जो गॉड गिवन नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ठीक है ना? अच्छा, ये जो पिक्चर है इसमें दो है, ऊपर वाली को मैं कहा नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे करना चाहिए मुझे, मगर नीचे वाली को पहले देख लें। अगर एक फ्लो और एक फ्लैट प्लेट हो रही है, आई थिंक आई विल कॉल ऑफ दिस मीटिंग एंड देन रीस्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, ओके।